चलिए लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक की बात अगर मैं करूँ तो इस चैप्टर के ये दो आखिरी टॉपिक आपके रहेंगे, लेकिन इसको हम यहाँ स्टडी मटेरियल से नहीं रेफर करेंगे। द रीज़न बीइंग कि थोड़ा सा वियर्ड तरीके से यहाँ पे चीज़ों को बताया हुआ है जो कि मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं है। तो बेटर रहेगा कि हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से अपना चार्ट जो है उसको बनाएंगे और जहाँ मॉडल में रिलेवेंट वाली चीज़ होगी वो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा और अकॉर्डिंगली क्या करेंगे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो आपको यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जिसका नाम क्या लिखा है, नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। टॉपिक जो है उसका नाम क्या दिया गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, सब बोले अगर मैं यहाँ बात करूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में तो सवाल ये आता है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो भाई साहब यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है ये क्या है, पेमेंट। सर पेमेंट जो आता है या पेमेंट जो जाता है मतलब क्या चीज़, बोले पैसा। सर पैसा मतलब मनी। अभी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि कितना पैसा हमारी कंट्री के अंदर आया और कितना पैसा हमारी कंट्री के बाहर गया। कितना पैसा हमारी कंट्री के अंदर आया और कितना पैसा हमारी कंट्री के बाहर गया, जो कि शायद हो सकता है हमने गुड्स का, मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया होगा, और या फिर सिर्फ गुड्स और मर्केंडाइज की बात नहीं कर रहे, हो सकता है कि शायद हमने कैपिटल नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स है वो किए होंगे। कौन से ट्रांजेक्शन, कैपिटल नेचर मतलब सर ओनरशिप वाला जो ट्रांजेक्शन है। याद कीजिए हमने ना बजट के बारे में पढ़ा था। जब आपने बजट के बारे में पढ़ा था तब आपने ये कहा था सर दो तरीके के बजट आपके रहते हैं, एक होता है आपका क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर और दूसरा आपका रिसिप्ट्स, पैसा आना और पैसा जाना। लेकिन उसमें दोनों में रिसिप्ट की बात करो या एक्सपेंडिचर की बात करो, आपने कहा था दो टाइप का होता है, एक तो आपका होता है रेवेन्यू वाला, दूसरा होता है कैपिटल वाला। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी आपकी बोली जा रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, अगर बोले बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो सिंपल तरीके से कहा गया है दैट मनी विच इज रिसीव्ड in our country and paid outside the country, ठीक है, जिसके लिए हो सकता है आपने कुछ भी किया होगा। लेकिन बेसिकली अगर मैं यहां पे बात करूं तो कुछ भी का मतलब यहां पे दो टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं। कितने टाइप के ट्रांजैक्शंस है सर, दो टाइप के ट्रांजैक्शन। कौन से सर, एक आपका होता है जिसको नाम दिया जाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हो सकता है कि हमने गुड्स का एक्सपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट किया होगा, या फिर हो सकता है कि सर्विसेज नाम की जो चीज होती है उनको हमने इंडिया के बाहर प्रोवाइड किया होगा या फिर इंडिया के अंदर उसको रिसीव किया होगा। और या फिर दूसरा जो है वो हो सकता है क्या, कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर ये क्या होते हैं, सर बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पे जब अपने ट्रांजैक्शन किए होंगे तो आपने एसेट्स को परचेज किया होगा, ठीक है, या फिर एसेट्स को आपने बेचा होगा। कौन से वाले एसेट्स सर, इमूवेबल वाले एसेट्स। ठीक है, बेसिकली कौन से वाले एसेट्स, इमूवेबल वाले एसेट्स। और या फिर हो सकता है कि शायद इंडिया के किसी बंदे ने इंडिया के बाहर ओनरशिप को एक्वायर किया होगा या इंडिया के अंदर ओनरशिप जो है वो सामने वाले बंदे को दिया होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर मैं यहां करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करूं, इसके मतलब की बात अगर मैं करूं कि सर ये होता क्या है, तो इसमें बेसिकली देयर विल बी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बराबर है। इसकी बात अगर की जाए तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं सर हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ, हमारी कंट्री में इंपोर्ट हुआ। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात हमारी कंट्री में पैसा आया, सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी तो रिसिप्ट जो है वो हुआ होगा, और या फिर
हमारी कंट्री ने सर्विस अगर रिसीव की होगी तो पेमेंट जो है वो बाहर किया होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये किस में आ जाएंगी आपकी, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, कैपिटल अकाउंट, तो ध्यान से एग्जांपल आपको यहां पे देता हूं। सर फेसबुक नाम की कंपनी है, इंडिया में जियो नाम की कंपनी में 48,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट की। इससे क्या हुआ सर, फेसबुक कंपनी के पास में, उसके मालिक के पास में जियो कंपनी के अंदर एक कंट्रोल जो है, एक स्टेक जो है, एक ओनरशिप जो है वो उसके पास में आ गया, ठीक है। और या फिर आपने इंडिया में, मतलब इंडिया के बाहर का कोई बंदा है, शायद हो सकता है नॉन रेजिडेंट इंडियन होगा, या फिर नॉन रेजिडेंट होगा, या फॉरेन की गवर्नमेंट होगी, फॉरेन की एंटिटी होगी, फॉरेन की कंपनी होगी, उसने इंडिया में लैंड परचेज कर ली, इंडिया में जमीन परचेज कर ली। लेकिन एक बात बताइए, क्या वो जमीन को इंडिया से बाहर मूव कर सकता है क्या? विल देयर बी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट आउट ऑफ इंडिया? नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ना, उसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इंडिया की कंपनी ने इंडिया के बाहर पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे कि इंडियन की जो कंपनी इंडिया की जो थी वो इंडिया के बाहर कंट्रोल एंड ओनरशिप जो है वो अपने हाथ में ले ली थी, उसे कहा जाता है क्या, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो उस संदर्भ में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा, मतलब सिंपल सी बात, मनी इन्वेस्टेड एंड मनी बोरोड, जो पैसा इंडिया के बाहर इन्वेस्ट किया गया और जो पैसा इंडिया के अंदर आया है, बोरो किया गया है, वो पैसे को भी इसमें काउंट कर लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? उसे कहा जाता है सिंपल तरीके से क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब भाई साहब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके का आपका हो सकता है। एक आपका होता है क्या, जिसे कहा जाता है सरप्लस, ठीक है, या सरप्लस की बात अपन बाद में करते हैं। एक आपका होता है जिसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो है उसे कहा जाता है डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जो हमारी कंट्री से पैसा गया और जो हमारी कंट्री में पैसा आया इनटू वन फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर, वो सेम था। वो कैसा था? सेम था, जिसकी वजह से आपका जो आंसर आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है, 0। गॉट द पॉइंट? तो उसे कहा जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम। गॉट द पॉइंट? मतलब ध्यान से हमने क्या बोला, हमने कहा कि मनी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, मनी पेड। ये क्या है, दोनों सेम है अगर ऐसा होता है। लेकिन सर सॉरी, ऐसा तो होना पॉसिबल है ही नहीं कि जब दोनों चीजें क्या रहेंगी, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो भी सेम है और रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो भी आपका क्या है, यहाँ पे सेम है। सर ये होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा चांस क्या हो सकता है, सब बोले डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन ध्यान से, अगर मैं यहाँ डिसइक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं तो ये जो है वो भी आपका दो टाइप का हो सकता है। एक आपका होता है जिसको नाम क्या दिया जाता है, सरप्लस, अगर मैं अपनी कंट्री के हिसाब से बात करूं तो, और दूसरा जो है उसको आप यहां पे नाम दे सकते हैं क्या, डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होना। क्या होगा भाई साहब, बोले बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आपका मनी रिसीव जो है इट इज ग्रेटर देन मनी पेड, मतलब हमारी कंट्री को जो पैसा इंडिया के बाहर भेजना पड़ा वो कम था एज कंपेयर टू द पैसा जो कि हमारी कंट्री के अंदर आया। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इससे हमारी कंट्री में सरप्लस पैसा जो है वो रहेगा और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छी बात है, बिल्कुल से बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे अगर मैं डेफिसिट की बात करूं तो जो हमारी कंट्री में पैसा रिसीव हुआ है वो कम था एज कंपेयर टू जो पैसा हमारी कंट्री को इंडिया के बाहर पे करना पड़ा। सर ये थोड़ा सा बुरा है क्योंकि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि शायद हमारी कंट्री के अंदर उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से हमें इंडिया के बाहर से चीजों को इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ता है, और या फिर इंडिया के बाहर से टेक्नोलॉजी को लेना पड़ता है, या फिर हो सकता है सर्विसेज को लेना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इस हिसाब से टॉपिक आपका बनता है जिसका नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो अकाउंट इसके अंदर होते हैं, एक आपका होता है करंट अकाउंट और दूसरा आपका होता है क्या, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एक बात और यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब भी यहां पे आप इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो एक पॉइंट और यहां पे आपका आता है जिसका नाम दिया गया है एरर एंड ओमिशन। नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया है एरर एंड ओमिशन। सर ये क्या होता है? अरे भाई साहब, इतने बड़े लेवल पे जब आप बात कर रहे हो तो क्या ऐसे केस में आपको नहीं लगता कि किसी टाइप की कोई गलती हो सकती है, एरर?
या फिर हो सकता है कि कोई चीज जिसको कि आपको नोट करना चाहिए था लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से क्या नहीं किया, नोट डाउन नहीं किया, मतलब उसको नोट करना आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसे क्या कहा जाएगा, एरर एंड ओमिशन। गॉट द पॉइंट सर। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो जब आप यहां इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जिस टाइम पे आपका जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है प्लस आपका जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है प्लस जो एरर एंड ओमिशन है, अगर इसका आंसर आता है जीरो, जीरो का मतलब क्या है कि बैलेंस बना हुआ है भाई साहब, जितना पैसा कंट्री में आया जितना पैसा कंट्री से गया, राइट। और जो गलतियां यहां पे आपकी हुई है या जो रिकॉर्ड करना छूट गया होगा या एक्स्ट्रा का रिकॉर्ड कर लिया होगा वगैरह वगैरह वगैरह, उसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। तो ऐसे केस में देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी जीरो, देयर विल बी बैलेंस, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैलेंस। अगर ऐसा हुआ तो, बट सर दिस इज अ वेरी 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 रेयर कंडीशन, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर बोले ये तीनों चीजों के मैं ऐड करने की बात करूं तो इससे या तो जो आंसर है वो आपका पॉजिटिव में आएगा और या फिर जो आंसर है वो आपका नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो समझ लीजिएगा ये सिनेरियो है, और अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो समझ लीजिएगा सिनेरियो जो है वो आपका ये वाला है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो एक तो ये चीज हो गई जिसको नाम क्या दिया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इसके जस्ट आगे एक और यहां पे टॉपिक यूज किया गया है जिसमें स्टार्टिंग के जो दो वर्ड्स है वो सेम है, क्या, बैलेंस ऑफ। लेकिन जहां हमने पीछे पेमेंट की बात की थी वहां पे अब पेमेंट नहीं बल्कि वर्ड यूज क्या किया गया है, ट्रेड। क्या यूज किया गया है, ट्रेड। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या फर्क है सर दोनों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। जब आप यहां बात करते हैं ट्रेड की तो ट्रेड आपका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में होता है, राइट। यानी कि ट्रेड की जब आप बात कर रहे होंगे तो आप बाकी किसी और चीज की बात नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है उसकी बात कर रहे होंगे, ओनली दैट थिंग, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यानी कि दूसरा अगर आप यहां पे कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि शायद हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेट एक्सपोर्ट के बारे में। सो बोले हमारी कंट्री से नेट एक्सपोर्ट जो है वो कितना रहा है उसकी बात जो है वो यहां पे करी जा सकती। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन सर एक मिनट और, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे भी बैलेंस ऑफ ट्रेड दो टाइप का हो सकता है। एक आपका हो गया कौन सा, इक्विलिब्रियम वाला, और दूसरा डिसइक्विलिब्रियम वाला, ठीक है सर। डिसइक्विलिब्रियम की बात अगर की जाए तो यहां पे क्या हो सकता है सर, यहां पे बोले एक तो आपका हो सकता है सरप्लस, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका हो सकता है क्या, डेफिसिट। अगर मैं सरप्लस की यहां पे बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब आपका एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा होगा तो ऐसे केस में हमारे पास में सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा। और अगर मैं डेफिसिट की बात करूं तो जब हमारा एक्सपोर्ट विल बी लेस देन इंपोर्ट तो ऐसे केस में क्या होगा, डेफिसिट होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर जितना हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ है उतना ही अगर हमारी कंट्री में क्या होगा, इंपोर्ट होगा इनटू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या मैं उसे कह सकता हूं कि देयर विल बी व्हाट, इक्विलिब्रियम। एंड सर इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और आती है कि यहां पे जब इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम पे हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देयर विल बी नो चेंज। जीरो का मतलब यहां पे क्या है, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहां सरप्लस की बात करूं, अगर सरप्लस होता है मतलब एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तो ऐसे केस में हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये क्या होगा सर, ये आपका पॉजिटिव मिलेगा, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट होता है तो जो हमारी इकोनॉमी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा वो आपको कैसा मिलेगा, ये आपको नेगेटिव मिलने वाला है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक बार ये दोनों आप देख लीजिए यहीं पे अच्छे तरीके से। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जहां पे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमने क्या कहा कि कितना पैसा हमारी कंट्री के अंदर बाहर से आ रहा है और कितना पैसा हमारी कंट्री से इंडिया के बाहर जा रहा है, उसका जो हिसाब किताब यहाँ पे किया जाता है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। एक एक चीज को यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया करंट अकाउंट,
दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, और तीसरा एरर एंड ओमिशन। तीसरा क्या है? एरर एंड ओमिशन। फिर उसके बाद में दूसरी जो चीज है वो क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करूं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर टर्म है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये इतना बड़ा पार्ट जिसमें सब कुछ आ गया, जो भी हमारी कंट्री से बाहर वाली कंट्री के साथ में ट्रांजैक्शन हुआ होगा सब कुछ उसमें क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए भाई साहब एक बार अब इसको नोट्स में से देख लेते हैं, लेकिन बहुत इन डेप्थ नोट्स में से नहीं देखेंगे। द रीजन बीइंग कि वहां पे थोड़ी बहुत गलतियां जो है, प्रिंटिंग मिस्टेक जो है वो मॉड्यूल में करी हुई है। सबसे पहली बात, अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जो कि कंट्रीज यूज करती हैं। क्या करने के लिए? इस बात को मॉनिटर करने के लिए कि कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं इनटू अ स्पेसिफिक पीरियड, जो कि बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिफिक पीरियड। सर अगर पीरियड स्पेसिफिक नहीं रहेगा तो कभी समझ में ही नहीं आएगा कि ज्यादा कहां से हो रहा है। पैसा आ ज्यादा रहा है या जा ज्यादा रहा है, ये समझ में नहीं आएगा भाई साहब। गॉट इट? ठीक है साहब। यूजुअली द बीओपी इज कैलकुलेटेड एवरी क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने में काउंट किया जाता है, या फिर इवन बोले कैलेंडर ईयर जो आपका होता है। सर कैलेंडर ईयर मतलब? कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो आपका टाइम पीरियड होगा उसमें भी काउंट किया जा सकता है। अंडरस्टूड? ठीक है साहब। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द ट्रेड्स, जितना भी ट्रेड किया, सर ट्रेड किस में होता है? गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, कंडक्टेड बाय बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। सर किसी ने भी किया होगा, हमारी कंट्री का जो प्राइवेट सेक्टर है शायद उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया होगा, या फिर इवन गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया होगा, सब कुछ उसमें आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ मच मनी इज गोइंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, उसको भी यहां पे काउंट किया जाएगा। इफ अ कंट्री हैज रिसीव्ड मनी, दिस इज नोन एज अ क्रेडिट। क्रेडिट बोल दो, और या फिर दूसरा नाम हमने इसको क्या दिया? सरप्लस। आगे चल के मिलेगा आपको। ठीक है। एंड इफ द कंट्री हैज पेड और गिवन द मनी, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? डेबिट। पैसा हमारी कंट्री से क्या हो गया? चला गया। ठीक है साहब। थ्योरेटिकली अगर बात की जाए तो बीओपी जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कैसे बात की जाए तो? थ्योरेटिकली। उससे क्या होगा? सब बोले जितना पैसा इंडिया के बाहर गया उतना ही पैसा इंडिया के बाहर आ गया, ना बोले हमने कुछ खोया ना हमने कुछ एक्स्ट्रा पाया। राइट? लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए तो सर ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आगे चल के इवन हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जिसमें हमको ये पता चलेगा कि सर ऐसा तो हमारी कंट्री में कभी हुआ ही नहीं है कि ये 0 पे रहे, मतलब जितना पैसा इंडिया में आया उतना ही पैसा इंडिया से गया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। हाँ, क्या कहता है कि जो भी हमारी कंट्री के एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज के बराबर अगर रहते हैं तो ऐसे केस में क्या रहेगा? 0 होगा। बट दिस इज अ रियल केस। अगर रियलिटी की बात की जाए तो बीओपी कैन टेल द ऑब्जर्व इफ अ कंट्री हैज अ डेफिसिट और अ सरप्लस। रियलिटी की बात अगर आप करोगे या तो डेफिसिट रहेगा या फिर क्या रहेगा? सरप्लस होगा। ठीक है साहब। एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द इकोनॉमी द डिस्क्रिपेंसीज आर स्ट्रीमिंग। मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में डेफिसिट चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरी कंट्री पे डिपेंड करता है, वहां से गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से पेमेंट आपको ज्यादा करनी पड़ती है इंडिया के बाहर। राइट? ठीक है साहब। अ कंट्रीज ट्रेड बैलेंस इक्वल्स द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट माइनस इट्स इंपोर्ट। ट्रेड बैलेंस की बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है। अगर सिर्फ ट्रेड की बात की जाए तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेड बैलेंस। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कट कर दो यहां से। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे मेजर आइटम ऑफ इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बात की जा रही है तो कहता है करंट अकाउंट आएगा, एग्रीड, लेकिन उसमें क्या बोला? गुड्स ऑफ विच पीओएल। सो व्हाट इज दिस पीओएल? व्हाट इज दिस पीओएल? नहीं समझ में आया। ठीक है। फिर सर्विसेज, प्राइमरी इनकम मतलब क्या? प्राइमरी सेक्टर की इनकम, बट उसमें क्या वो आपने क्लियरली नहीं बताया। फिर सेकेंडरी इनकम, ये भी आपने क्लियरली नहीं बताया। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब जो शेयर्स आपने इंडिया के बाहर परचेज किए होंगे वो उसके अंदर आ गया, या जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हो। सर इसको अलग से फाइनेंशियल अकाउंट बोलने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा क्या बोल देते? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऑफ विच चेंज इन द रिजर्व इंक्रीज डिक्रीज, मतलब ये कि कहना ये ऐसा चाहते थे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बट उसको प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहां पे दिखाया नहीं। फिर उसके बाद एरर एंड ओमिशन माइनस ए प्लस बी।
है। सो मतलब फिर उसके बाद पी प्रिलिमिनरी, पी आर पार्शली रिवाइज्ड, मतलब क्या, कहाँ के लिए बता रहे हो सर? ये पी आर वर्ड जो है वो कहाँ पे यूज हुआ यहाँ पे? मुझे तो नहीं पता कहाँ पे यूज हुआ। तो ये थोड़ा सा वियर्ड बॉक्स इन्होंने बनाया, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि इसको अगर आप नहीं पढ़ोगे दैट विल बी गुड। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। ध्यान दीजिएगा लास्ट में वर्ड का यूज किया गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सब बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है, मतलब डेफिसिट हो सकता है या फिर सरप्लस हो सकता है। क्या कहता है भाई साहब, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए, इसको दूसरा नाम एक और दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट एक्सपोर्ट, राइट। जिसमें क्या कहा गया कि सर जो भी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट किया गया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, माइनस जो भी हमारी कंट्री में इंपोर्ट किया गया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है इन एन इकोनॉमी ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगेन द होल ईयर। नाउ इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट। फेवरेबल बैलेंस की बात अगर आप करोगे तो उसको आप ट्रेड सरप्लस बोल सकते हो, जिसमें एक्सपोर्टिंग जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अनफेवरेबल की बात करूं तो आप उसको ट्रेड डेफिसिट का नाम दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको आप ट्रेड गैप का नाम भी दे सकते हो। अगर इनफॉर्मली देने की बात करें तो हमारी कंट्री में देखिए सर, हमारी कंट्री में 76-77 पास्ट में ऐसा टाइम रहा है एक साल के लिए, जिसमें हमारे पास जो इंपोर्ट्स आए थे वो 5073 करोड़ के थे, और जो एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से किए गए थे वो 5142 करोड़ के थे। यानी एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। सर 69 करोड़ रुपए से ज्यादा था, दैट मींस इट वाज फेवरेबल, और वी कैन से इट वाज ट्रेड सरप्लस। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अनफेवरेबल की बात करूं, सर वो तो बहुत बार रहा है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं 82-83 की बात करूं तो हमने इंपोर्ट जो है वो 14,047 करोड़ रुपीस का किया था, लेकिन एक्सपोर्ट कितने का, ओनली 8,637 करोड़। अरे बाप रे, तकरीबन 5,410 करोड़ रुपीस का डेफिसिट था। मतलब इंपोर्ट हद से ज्यादा और एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं था। क्या ये हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात है? नहीं सर, अच्छी नहीं। क्यों? दैट मीन्स दैट वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन एज कंपेयर टू आवर ओन इकोनॉमी। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में रिसेंट सिनेरियो जो है वो क्या रहा है एक बार देख लीजिए, इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। लेकिन फिर उसके बाद में आता है अगला, आई विल से लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, टाइप्स एंड द फ्लो। हालांकि इसकी बात अगर मैं करूं तो मैंने इसके पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात जो है वो करी हुई है, बट फिर भी एक बार एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से इसकी बात अपन कर लेते हैं। सर टॉपिक का नाम क्या दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हमारी कंट्री में कोई कंपनी है, से फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनी जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रिलायंस कंपनी, अगर उस कंपनी के अंदर फॉरेन का कोई इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल मतलब आपके जैसा मेरे जैसा, या फिर फॉरेन की कोई कंपनी, सर एप्पल, गूगल, ठीक है, फेसबुक या और कोई भी कंपनी होगी जो इंडिया के बाहर की कंपनी है, सर वो कंपनी, या फिर फॉरेन की गवर्नमेंट, फॉरेन से गवर्नमेंट भी तो एंटिटी है ना, वो भी तो अपना बिजनेस कर सकती है, वो भी तो कहीं पे पैसा लगा सकती है जहां उसको लगता है कि अच्छा रिटर्न मुझे मिल सकता है, ठीक है। और या फिर फॉरेन के कोई इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक आ गए, जिसमें एनबीएफसी, फॉरेन की भी एनबीएफसी हो सकती है भाई साहब, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये चार कैटेगरी के लोग, और एक और ऐड कर दो, कौन सर, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब ऐसा बंदा जो है तो इंडिया का, पैदा इंडिया में ही हुआ लेकिन इंडिया में रहता नहीं है, इंडिया के बाहर ही रहता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अगर ये पांचों कैटेगरी के लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं तो उसे कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यही बात मैं आपको यहां पे लिख के भी दे देता हूं ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। When money is invested by foreign entity into business of
इंडियन एंटिटी, तो उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर यहां जो आपने फॉरेन एंटिटी का नाम लिखा, इसमें बोले कौन कौन आएगा, तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब। हमने कहा एनी नॉन रेसिडेंट, ठीक है, एनी नॉन रेसिडेंट पहला, या फिर दूसरा फॉरेन कंपनी बोल दीजिए, ठीक है, तीसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशन बोल दीजिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन बोल दीजिए, या फिर चौथा फॉरेन गवर्नमेंट बोल दीजिए, ठीक है, और या फिर पांचवा जो है, इसमें स्पेसिफिकली हमने यहां पे ऐड किसको किया, NRI। सर नॉन रेसिडेंट इंडियन बोला यहां पे, ठीक है। अगर मैं नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात करूं सर, वो तो ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, फॉरेन का बंदा जो इंडिविजुअल है, एग्जांपल सर ब्रेटली, AB डिविलियर्स, अगर ये लोग इंडिया में पैसा लगाते होंगे, इंडिया में रेस्टोरेंट खोल दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे अलग से हमने किसको ऐड किया, ऐसा इंडियन जो कि सर बाहर का तो है, साथ में इंडिया का भी है। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। लेकिन ध्यान से, अगर बोले ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये किस तरीके से किया जा सकता है, या कितने टाइप का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है, टाइप्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो दो टाइप का हो सकता है। एक आपका होता है FDI, दूसरा आपका होता है FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैं आपके मॉड्यूल के हिसाब से बात करूं तो तीन बताएगा, तीसरा किसको ऐड कर दिया सर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कौन से वाला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सर क्या फर्क होता है तीनों में, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर बोले जो इन्वेस्टमेंट बाकी लोग करते हैं, ये बाकी चार लोग करते हैं, वो या तो FDI में करेंगे और या तो FPI में करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने कहा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, सर जो इन्वेस्टमेंट बाकी लोग कर रहे हैं, अगर वही इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ने किया होगा, बैंक ने किया होगा, PFI ने किया होगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है फॉरेन वाला, उसने किया होगा, उसको क्या कह दिया जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन यहां पे तीन कैटेगरीज जो है वो बनाई गई है इनटू द मॉड्यूल। सो हम भी क्या करते हैं, हम भी यहाँ पे तीन कैटेगरीज बना लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसके बारे में मैं आपको लिख के दे देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नाम दिया गया है क्या, FDI, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर इसका मतलब जो है वो मैं यहां पे आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में लिख के दे देता हूं, ताकि आपको समझने में दिक्कत कहीं पे भी ना हो। क्या कहता है, कहता है व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड बाय फॉरेन एंटिटी, मैंने सीधा वर्ड यहां पे क्या लिखा, फॉरेन एंटिटी, सभी आगे उसमें खाली इंस्टीट्यूशन को छोड़ेंगे इस एग्जांपल के लिए, अदरवाइज उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन एंटिटी, कलर चेंज कर रहा हूं, टू हैव डायरेक्ट कंट्रोल इन द इंडियन एंटिटी, इंडिया की एंटिटी में डायरेक्ट कंट्रोल जो है उसको लेने के इंटेंशन से एक ही कंपनी में क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, एक ही कंपनी के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। ओवर हियर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी लमसम, लमसम मतलब बहुत सारा पैसा जो है वो यहां पे लगाया जाएगा। बेसिकली अगर बात करूं तो कह सकते हैं कि इंडियन कंपनी का जितना भी कैपिटल होगा ना, उसके 10% से ज्यादा, यूजुअली ऐसा बोला गया है कि अगर उसके 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसे क्या कह दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे कम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डन। लमसम रहेगा एंड objective is to have control for long term benefits,
ठीक है, लंबे टाइम के लिए पैसा जो है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो और काइंड ऑफ ओनरशिप आप उस बिजनेस के अंदर लेना चाहते हो, तो उसे कहा जाएगा क्या, FDI। बोले ठीक है साहब, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा किया जा रहा होगा तो उसे नाम दिया जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या शॉर्ट में मैंने क्या कहा, FPI। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, when money is invested by again foreign entity, ठीक है, फॉरेन एंटिटी इनटू इंडियन एंटिटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहां पे किया, इंडियन एंटिटी में किया, बट जस्ट अ सेकेंड, इनटू वेरियस इंडियन एंटिटीज। किसी एक में किया क्या, नहीं साहब, एक में नहीं किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया, अलग अलग कंपनीज में किया, वेरियस एंटिटीज इन स्मॉलर अमाउंट्स टू गेन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। टू गेन व्हाट, टू गेन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। बराबर है, सब बोले मुझे क्या चाहिए, मुझे डिविडेंड चाहिए, मुझे रिटर्न्स चाहिए, बोले मुझे ये लगता है कि ये कंपनी में अगर मैंने पैसा लगाया तो शॉर्ट टर्म में इसके शेयर्स का जो प्राइस रहेगा मार्केट में वो बढ़ेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मैं शेयर्स को बेच के निकल जाऊंगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म वाला बेनिफिट है, तो वो किया जा सकता है यहाँ पे। अंडरस्टूड द पॉइंट, अगर वो किया गया होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। और फिर उसके बाद में तीसरा जो नाम यहाँ पे दिया गया, आई डोंट नो क्यों दिया गया, बट ठीक है जो भी है, नाम क्या दिया हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे तरीके से अगर मैं बोलूं, व्हेन FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आर मेड बाय foreign institutions in the Indian entity। ठीक है, in the Indian entity, और सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, और वी कैन से दैट बॉन्ड्स एटसेट्रा ऑफ इंडियन एंटिटीज। ठीक है, तो उसे क्या कहा जा सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपके मॉड्यूल के हिसाब से बात करूं तो मॉड्यूल में ये कहा गया है कि जो FII, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो में किया गया, फॉरेन पोर्टफोलियो के हिसाब से इंडियन कंपनीज में किया गया होगा विद अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, उसको नाम दिया जा रहा है क्या, FII। गॉट द पॉइंट, ऐसा आपका मॉड्यूल कहता है। बट मॉड्यूल जो कहता है वो बाद में, पहले इस चीज को आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या सब बोले, अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने की बात करूं तो इसको करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं, हालांकि इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। एक है आपका कौन से वाला रूट, ऑटोमेटिक वाला रूट, और दूसरा है आपका कौन से वाला रूट, अप्रूवल वाला रूट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां करना होगा तो ऐसे केस में एक तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है 1999 का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके हिसाब से जो अलग अलग रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो रेगुलेशंस को आपको कंप्लाई करना होगा। एंड एज वेल एज मैं आपको बता दूं कि FDI की पॉलिसीज बनाई गई हैं, तो वो पॉलिसीज को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी अच्छे से क्या करेंगे आप, नोट डाउन यहाँ पे कर लेंगे। तो एक प्यारा सा चार्ट जो है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। गॉट इट, चलिए तो अभी लास्ट में बस देख लेते हैं यहाँ पे कि मॉडल में क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से। अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की बात करूँ तो क्या कहता है,
एनी इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट विच इज मेड इन इंडिया विथ द सोर्स ऑफ फंडिंग दैट इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब जिसका जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर वो कहाँ से आ रहा है, इंडिया के बाहर से आ रहा है, विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, द इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड बाय द फॉरेन कॉर्पोरेट, फॉरेन नेशनल्स, नेशनल मतलब वहां के लोग, नेशनल्स का मतलब क्या है, याद करो आप, सेकंड चैप्टर पर ने पढ़ा था, ठीक है, वहां के लोग एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इंडियन वुड फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है साहब। अब इसमें ध्यान से अगर मैं टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो दे सेड एक तो होता है एफडीआई। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको टेबल को देखोगे आपको क्या लगता है, सब बोले एफडीआई होता है और उसमें दो टाइप आते हैं, एक एफपीआई और एक एफआईआई, विच इज रॉन्ग। नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्या बोलते हैं, तीन तरीके हैं बोले, एक हो गया एफडीआई, एक हो गया एफपीआई, एक हो गया एफआईआई। सर यहां अलग तरीके से बता रहे हो और यहां अलग तरीके से बता रहे हो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। सर बोले फंड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री कुड बी इन्वेस्टेड इनटू द शेयर्स, बिल्कुल साहब, हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो, या फिर बोले इंडिया में प्रॉपर्टीज भी परचेज करी जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था लैंड परचेज कर लिया, या फिर ओनरशिप ले सकते हो, मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, या फिर इंडियन कंपनीज के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको हीरो होंडा कंपनी के बारे में बताया था, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस द इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, पहला एफडीआई, दूसरा एफपीआई और तीसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से अगर एफडीआई की बात करूं क्या कहते हैं, इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल, इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन कंपनी ने किया होगा या फॉरेन इंडिविजुअल ने किया होगा, हु, अस नहीं यहां पे आना चाहिए इज, ठीक है, हु इज एन एंटिटी इन वन कंट्री इन फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे तुम्हारी कंट्री की कंपनी में ओनरशिप चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, ठीक है, इन द अदर कंट्री, ठीक है। एफडीआई कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इधर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस ऑपरेशन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप हमारी कंट्री में आके अपना खुद का बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सर, हैदराबाद में अगर आप जाओगे तो गूगल ने इंडिया में अपना हेडक्वार्टर जो है वो बनाया। अगर एप्पल कंपनी की बात आप करोगे तो चेन्नई के पास और बेंगलोर के पास उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पे बनाया, जहां पे आईफोन 11 वगैरह जो है उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, वैसे कर सकते हो। या फिर जो मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप अपना ये क्या नाम है जियो कंपनी के बारे में आपको बताया कि 48,000 करोड़ रुपीज जो है वो इंडियन कंपनी में क्या किए गए, इन्वेस्ट किए गए, ठीक है साहब। और बाय एंटरिंग इनटू द जॉइंट वेंचर बाय द मर्जर और एक्विजिशन, बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी तरीके से वहां पे किया जा सकता है। वहीं पे अगर मैं एफपीआई की बात करूं, सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन एंटिटीज, एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सब पोर्टफोलियो क्यों बोला इसको, पोर्टफोलियो इसलिए बोला क्योंकि किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में जो अलग अलग कंपनीज होगी उसमें पैसा लगाया जाता है, ठीक है, बाय एनी ऑफ देम इंक्लूडिंग टू, ये देखो किसी में भी किया होगा, इंटेंशन क्या है, intention is to ensure a controlling interest in India at an investment that is lower than the FDI with flexibility of entry and exit। मतलब अगर मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, जब मैं बाहर जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन जहां आपने 48,000 करोड़ रुपीस किसी एक कंपनी में डाले थे वहां से अगर निकलने की बात करोगे तो शॉर्ट टर्म में निकले तो क्या होगा, लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म में निकले तो क्या होगा, शायद बेनिफिट हो सकता है, राइट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ध्यान से भाई साहब, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का यहां मतलब सिर्फ एक ही है कि फॉरेन के जो भी आपके बैंक होंगे, फॉरेन की जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, फॉरेन के जो आपके म्यूचुअल फंड होंगे, ठीक है, या फॉरेन के जो आपके अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें कि आपका एनबीएफसी वगैरह जो है वो सब भी आ गए, ये सारे लोगों की बात यहां पे की जाए। उन्होंने अगर इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज किया होगा या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा, तो उसे कहा जाएगा क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। गॉट इट। यहां मॉडल के हिसाब से बात अगर मैं करूं तो सर कहा गया है कि इनका भी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि उन्हें शॉर्ट टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो बनाना होगा ताकि रिटर्न्स कमा के वो अपना अच्छी इनकम जो है कमा सके, ठीक है। तो ध्यान से भाई साहब क्या बोलता है, FII, ठीक है। अब यहां पे गलती देखिए आप, यहां पे गलती देखिए, कॉपी पेस्ट किस तरीके से किया गया, क्या लिखा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में सस्ता नशा किया होता शायद,
ठीक है, शॉर्ट में एफपीआई। इट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन एंटिटीज इन द सिक्योरिटीज, रियल प्रॉपर्टीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स। इन्वेस्टर इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड कंपनीज, हेज फंड कंपनीज। हेज का मतलब क्या होता है? रिस्क को रिड्यूस करना, ठीक है, हेज करना, companies etc. The intention is not to take controlling interest but to diversify portfolio, ensuring the hedging and to gain high return with the quick entry and the exit. Got the point? अब इसके बेसिस पे दोनों चीज़ों में अगर डिफ्रेंशिएट करने की बात करी जाए तो पता नहीं किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया है, बट ठीक है। एफडीआई का मतलब अपन ने देख लिया है, ये भी अपन ने देख लिया है। सर एफडीआई में एंट्री एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट है सर, क्योंकि पैसा बड़ा लग रहा है। लॉन्ग टर्म का आपका क्या रहेगा? विजन। एफआईआई अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आसान रहेगा एंट्री करना भी और एग्जिट करना भी, ठीक है। अगली बात, व्हाट इट ब्रिंग्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये क्या लाता है? दोनों ला सकता है, ये बात सही लिखी है। लॉन्ग टर्म भी ला सकता है, अगर एफआईआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो लॉन्ग टर्म होगा, अगर एफआईआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ फंड्स, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज, नो हाउ। और यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ पैसा आएगा, ये बात एकदम सही। सर यहाँ पे अगर मैं एफडीआई की बात करूँ तो हो सकता है कि सामने वाली कंपनी जो क्या करेगी? फंड देगी, पैसा दे दिया। एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी को जियो ने दिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि सामने वाली जो कंपनी है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, रिसोर्सेज में कैपिटल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जैसे एप्पल ने इंडिया को प्रोवाइड किया और कहा कि आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, और या फिर टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जा सकती है, एग्जांपल हीरो होंडा, या फिर स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड की जा सकती है, एग्जांपल अवीवा लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 कंपनी है अवीवा इंश्योरेंस कंपनी की बात अगर की जाए तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज इंडिया में लेके आए और उसके हिसाब से इंडिया में वो लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कोई और पेटेंट होगा, कोई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा जिसको क्या कहा जाता है? नो हाउ, या कोई भी और तरीका। लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, क्या है उनके पास? पैसा। इंश्योरेंस कंपनी क्या है उनके पास? पैसा। सर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है उनके पास? पैसा। तो उनके पास सिर्फ पैसा होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा, ये बात भी एकदम सही लिखी है। फिर उसके बाद क्या एफडीआई की वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? क्या बिल्कुल होगी सर। क्यों? क्योंकि सर जब एफडीआई आएगा तो उसकी वजह से एक कंपनी जो है वो काम करेगी, मतलब वहां पे प्रोडक्शन होगा, अगर प्रोडक्शन होगा तो फिनिश गुड्स बनेंगे, फिनिश गुड्स बनेंगे तो सेल होगा, सेल होगा तो जीडीपी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये लोग कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है? शेयर्स परचेस कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर कुछ कैपिटल इक्विपमेंट वगैरह ऐसा कुछ आएगा? क्या नहीं साहब। तो क्या उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? क्या नहीं, उनका होगा, बट हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी वजह से नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है साहब। कंसिक्वेंसेस जो मैंने आपको बताया कि इससे हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन इसकी वजह से ऐसा कुछ बढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। हमारी कंट्री में पैसा आया है, अब वो पैसे से आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो प्रोडक्शन करना चाहो तो प्रोडक्शन कर सकते हो, अदरवाइज कैपिटल तो हमारी कंट्री में आया, उसकी वजह से जीडीपी नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ पैसा हमारी कंट्री में जरूर बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद टारगेट इसका होता है स्पेसिफिक कंपनी, पर इनका टारगेट कोई भी हो सकता है, जहां अच्छा प्रॉफिट आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर वहां पैसा लगाने को देखेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल ओवर कंपनी, यस दे हैव द कंट्रोल, और यहां पे नहीं साहब उनका कंट्रोल नहीं रहेगा। सेम ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं एफडीआई और एफपीआई के बीच में। मीनिंग दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों का मतलब यहां पे क्या है। सर इन्वेस्टर का रोल कंपनी में कैसा रहेगा? सर जिसमें बहुत सारा पैसा लगाया वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल होगा, लेकिन जिसमें मेरे पास में 10 कंपनीज के शेयर्स हैं, मैं किसी भी कंपनी में ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, मेरा रोल क्या रहेगा? पैसिव रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई साहब, आई एम नॉट द ओनर ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। इसी हिसाब से डिग्री ऑफ कंट्रोल यहां पे हाई होगा, यहां पे क्या होगा? नेग्लिजेंट, जीरो के बराबर। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मेरे पास में रिलायंस कंपनी के शेयर्स, मेरे पास में टाटा स्टील कंपनी के शेयर्स, ठीक है। ऐसी 3-4 कंपनीज और हैं जिनके शेयर्स मेरे पास में है, लेकिन कितने हैं? 0.001%, किसी में 0.2%, 0.2%। और सोचिए अगर मैं कंपनी को जाके बोलूं अरे ये वाला काम नहीं करना चाहिए, आपको ये वाला काम करना चाहिए, सुनेगा मेरी कोई? नहीं सुनेगा। सर क्यों? अरे भाई साहब कितना पैसा कितना दिया आपने कंपनी को? कुछ भी नहीं। ओनरशिप कितनी है?
माना कि आप एक शेयर के लिए ओनर होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स आपके पास हो गए। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो भाई साहब जितना बड़ा ओनर उतना आपका कंट्रोल ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट यहां एफिशिएंट होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही लोग एक कंपनी में डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में कंपेरेटिवली क्या रहेगा, लेस एफिशिएंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनटू द फिजिकल एसेट्स, यहां पे किस में होता है, फाइनेंशियल एसेट्स में। सर यहां इंटेंशन क्या है कि कंपनी की ओनरशिप मेरे पास में, यहां पे इंटेंशन क्या है, कंपनी के शेयर्स मेरे पास में आए और उसकी वजह से डिविडेंड वगैरह जो है वो मुझे मिले, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जिट और एंट्री, सर यहां बहुत डिफिकल्ट है, यहां आसान है। थोड़ा बहुत पैसा आपके पास में है, डाल के एंट्री कर लो, पैसा नहीं है एग्जिट हो जाओ। फिर उसके बाद रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ द फंड्स टेक्नोलॉजी, ये बात पहले ही कर चुके हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वही आपके पास में आएगा। सो फाइनली हियर एंड्स द चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स? सर 1951, लेकिन चूंकि 51 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है इसलिए 1952, राइट। फिर उसके बाद में व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ द एक्सपोर्ट ओवर द इंपोर्ट, क्या कहलाएगा, सरप्लस, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, डैश इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी और इंडिविजुअल, मेड बाय द कंपनी और इंडिविजुअल हु, ये देखो यहां पे भी मतलब सेम गलती भी कॉपी पेस्ट ही कर ली उन्होंने, हु इज एन एंटिटी इन वन कंट्री, क्या बोलेंगे उसको, एफडीआई। क्यों, क्योंकि मेन आपका टारगेट क्या है यहाँ पे, कंट्रोलिंग द ओनरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट डज आर के वी वाई स्टैंड्स फॉर? आर मतलब राष्ट्रीय, के मतलब कृषि, वी मतलब विकास और वाई मतलब योजना, राइट। तो पहले वाली हो गया आपका। फिर उसके बाद में पांचवें की बात अगर की जाए तो 12th 5 ईयर प्लान जो है वो कब से कब तक का था? सर लास्ट वाला। अब ऐसे लास्ट वाली की बात करोगे तो कौन सा है, 13th वाला, जो कि कब से कब तक है, 17 से लेके 22 तक है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि 13th वाला जो है वो कब से कब तक का है, कब से कब तक, 17 से लेके 22 तक। उसके पहले कौन सा था, 12th वाला, वो कब से कब तक, 12 से लेके 17 तक। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि 10th का भी पूछ सकते हैं, 6th का भी पूछ सकते हैं, 5th का भी पूछ सकते हैं। अब उसमें आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्यों, क्योंकि सर 67, 68, 69 ये एनुअल वाले थे, 81 जो था वो भी आपका एनुअल वाला था, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। तो यहां आपका जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद में चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि किसकी बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। मतलब अगर आपको काम करना है इंडिया के अंदर या कहीं पे भी, तो उसके लिए आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हैं। क्या अकेले आपको काम करना चाहिए या किसी और के साथ में पार्टनरशिप करके काम करना चाहिए, या फिर आपको एक बड़ी सारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो आपको बनानी चाहिए, उससे आपको काम करना चाहिए। इनमें से कोई भी ऑप्शन को अगर आप चूज करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात जो है वो अपने को यहां पे करनी पड़ेगी। गॉट इट। सो मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।